गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 1.2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ इस चैप्टर में आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब हमें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए, क्या एजम्पशंस फॉलो करते हैं, इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। पहला दिया हुआ है आपको मीनिंग। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, मतलब बोला है कि एक टाइम खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपकी प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो अब देखिए अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, या कोई कोई इसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कंसिडर करता है, तो उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर कहलाता है। और अगर आपको अकाउंट वाला फॉलो करना है तो अकाउंट्स का 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस विच आर यूज्ड बाय वेरियस पार्टीज फॉर टेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो आपको प्रॉफिट लॉस बताती है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपकी पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है या मीडियम है। तो इससे क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इससे क्या होता है, जो बिजनेस वाले होते हैं उसको कैसे चेंज करना है, कैसे मॉडिफिकेशन लाना है, इम्प्रूवमेंट लाता है, तो वो डिसीजन ले पाते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव इट इज़ नेसेसरी दैट द अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सिस्टमैटिक, कंप्लीट एंड वैलिड। आप अगर चाहते हो कि आपको अपना रिजल्ट समझ में आ जाए, आपको जो आप स्टेटमेंट्स देख रहे हो, तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक, मतलब हमें उसको रूटीन, मतलब डेली अपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड करने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। Financial statements are considered as complete and valid when accounting principles, customs, concepts, convictions, assumptions, and rules are properly followed in various accounting activities which are collectively known as generally accepted accounting principle। इसमें यही बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंप्लीट और वैलिड कब कह सकते हैं, जब हम अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स वगैरह करते हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस और कन्विक्शंस को अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं। जनरली दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो आपके कंट्री के कंडीशंस के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी, यूजफुलनेस, प्रैक्टिसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी ब्रॉड। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आपका जो आप बना रहे हो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब ये नहीं कि इस साल आपने कुछ अलग तरीके से बनाया, दूसरे साल आप कुछ अलग तरीके से बनाया, तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम होगी। इक्वालिटी मतलब एक जैसा, यूजफुलनेस मतलब आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी पर्सन उसको पढ़ सकता है। प्रैक्टिसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप कोई मोटिव से बना रहे हो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड फॉर द इंक्लूजन ऑफ अबव क्वालिटीज द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैव डेवलप्ड सम जनरल गाइडलाइंस नोन एज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एग्जम्पशन। अगर आप चाहते हो कि आपके रिकॉर्ड सही ढंग से बने, उसमें मतलब उसमें इक्वालिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, उससे हम कुछ समझ सके, डिसीजन ले सकें, तो इसलिए जो आपके अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने रूल्स बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाई हैं कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए, और वैसे ही हमें अपने रिकॉर्ड्स वगैरह, ट्रांजेक्शन्स वगैरह मेंटेन करने चाहिए। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस। The financial statements are prepared based on certain assumptions which are neither disclosed nor required to be disclosed as the same are understood, so they are fundamental accounting assumptions। तो ये बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को बनाने के लिए हम कुछ एजम्पशन मतलब हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं, और हम कोई इन्फॉर्मेशन को छुपाते नहीं हैं। जो इन्फॉर्मेशन बताने लायक होती है, बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो उसको हम प्रॉपरली सबके सामने ओपन रखते हैं, जिसको उस चीज़ से डिसीजन लेना है या जिसको वो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। दीज assumptions आर नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज इज जनरली फॉलोड। मतलब यहाँ पे ये assumptions कहीं स्ट्रिक्टली लिखे नहीं गए, इसको बस आपको फॉलो करना रहता है। बट बेसिक assumptions आर द फाउंडेशंस
अपॉन विच द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम फंक्शन। जो assumptions हैं वो एक तरीके की नींव है, रूल्स हैं जिससे आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो पूरा डिपेंडेंट है उस पर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली अनलेस एंड अनटिल दीज बेसिक assumptions आर फॉलो। तो इसमें यही बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तक सही ढंग से नहीं बनाई जा सकती अगर आप वो रूल्स एजम्पशंस को फॉलो नहीं करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एजम्पशन एंड द प्रिंसिपल्स आर क्रिएटेड एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर डन। इसी एजम्पशंस के बेसिस पे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। द बेसिक एजम्पशंस आर एज फॉलोज। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। The going concern assumption states that business should be treated as if they will continue to operate indefinitely or at least long enough to accomplish their objectives। में ये माना जाता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता बिजनेस तुरंत बंद नहीं होने वाला है, बिजनेस की लाइफ बहुत है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption the transactions are recorded in the business with the objective that the business will continue forever and it will not be closed or sold in immediate future। तो इसमें यही मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक होगा, उसके इसलिए ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली हम रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस कभी इतनी जल्दी मतलब क्लोज नहीं होने वाला है या हम किसी को सेल नहीं करने वाले हैं। ऑन दिस ग्राउंड द फिक्स एसेट्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव फॉर इट्स लॉन्ग टर्म यूज। इसलिए हम बिजनेस में फिक्स एसेट्स खरीदते हैं जो लंबे समय तक यूज हो सके एंड नॉट फॉर रीसेल। जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं वो आप रीसेल के लिए नहीं खरीदते हो। अ लॉन्ग टर्म बिजनेस इज कंसिडर्ड बेटर देन शॉर्ट टर्म बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इसमें ये बताया जा रहा है कि लंबे समय तक जो आप बिजनेस चलाते हो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं रेदर देन अगर आप थोड़े समय के लिए बिजनेस खरीदे हो फिर किसी को बेच देते हो। तो उसके वही बताया जा रहा है कि क्यों क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 26 पहला पॉइंट दिया है द इन्वेस्टर्स आर ईगर टू इन्वेस्ट मनी इन लॉन्ग टर्म बिजनेस। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं जो लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। एस्टिमेशन फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड एसेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट मेड। इसलिए जो लंबे समय तक बिजनेस चलने वाले थे तो उनको हम रोज गुड्स और एसेट्स की रोज एस्टिमेशन नहीं करते कि कितनी वैल्यू आज सेल करेंगे तो कितना में जाएगा। Depreciation on asset is provided on its estimated working life, not on its market value। और जो depreciation होता है हम जितने में मतलब हम उसको किस में लगाते हैं कि उसकी वर्किंग लाइफ के एस्टिमेट के हिसाब से लगाते हैं, ना कि आज उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। It is for this reason that when the financial year ends and final accounts are prepared, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। इसलिए जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चे होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमें किसी को इस मंथ सैलरी देनी थी और हमने उसको सैलरी नहीं दी है, मतलब हमारे पेंडिंग बिल्स पड़े, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था हमने वो खर्चा नहीं किया, मतलब अभी तक भरा नहीं है, हम कहीं पे रह रहे हैं तो हम उसका रेंट नहीं दिए हैं। तो आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग चीज़, मतलब अभी वो चीज़ हुई नहीं है, उसका बर्डन अभी आप पर है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। प्रीपेड का एक्सपेंसेस तो आप खर्चे जानते हैं। प्रीपेड मतलब आपने पहले से ही वो खर्चे मतलब 2-4 महीने के आप एडवांस में दे दिए। जहाँ पे आप किराए से रह रहे हो उसका आपने पूरे दिसंबर तक का खर्चा मतलब रेंट पे कर दिया है। आपने जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसको आप दिसंबर तक की सैलरी दे दी, क्योंकि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त आपने दिसंबर तक की दे दी या सितंबर तक, मतलब एडवांस में आपने उसको खर्चे मतलब सैलरी वगैरह दे दी है, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड। The unearned income and accrued income are also included in the books of account because the accountant knows that the business will continue forever and these adjustment will be adjusted in the books in near future। इसलिए मतलब जो अकाउंटेंट होता है वो यही मान के चलता है कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए ये सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड करता है। अब आता है अनअर्न्ड इनकम। इनकम मतलब आपको मिलना, अनअर्न मतलब आपको पहले मतलब आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको उसकी सैलरी वगैरह उसने आपको दिसंबर तक की दे दी, मतलब पहले से आपको इनकम मिल जाना। एक्रूड इनकम मतलब होता है आपने काम किया सपोज और आपको उस चीज़ का पैसा नहीं मिला 2-4 महीने का, उसे कहते हैं एक्रूड।
देखिए अनअर्न एक तरीके से आपके ऊपर लाइबिलिटी हो, क्योंकि आपको एडवांस में मिल गया है। एक्रूड क्या होगा, एक तरीके से आपके एसेट हो गए, मतलब आपका मिलना था आपको मिला नहीं है अभी तक। इसलिए ये सब चीज़ों को अकाउंटिंग क्या करता है, ये सोच के चलता है कि अब बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसलिए वो सब रिकॉर्ड करता है। इसमें देखिए बोनस लर्निंग में दिया है द बिजनेस इज कमेंस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हैंस फॉर दिस रीजन फिक्स एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। ये मान के चला जाता है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हम फिक्स एसेट्स को बिजनेस में खरीदते हैं। देखिए इसमें अब डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू कोलर, अ बिजनेस इंटरप्राइज इज इन एग्जिस्टेंस विद द इंटेंशन with its assets, liabilities, income, expenses, cost, policies that it will continue, and it is also expected that it will continue in future। मतलब ये इन्होंने यही बताया है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये हम मान के चलते हैं, इसलिए हम एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस ये सब क्रिएट करते हैं कि ये फ्यूचर में बिजनेस चलेगा। दिस इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट। मतलब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या था कि हम ये मानते हैं बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसलिए जो हम होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वैसे एसेट्स पे डेप्रिशिएशन लगाने में हमें हेल्प करता है, उनकी वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। अब सेकेंड दिया हुआ है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस इट इज नेसेसरी फॉर हिम दैट वाइल डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस ही शुड फॉलो द वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस। मतलब जो ओनर होता है बिजनेस का, उसके लिए जरूरी होता है कि वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसको रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस पे फॉलो करें। द मेथड और टेक्निक विच हैज़ वंस बीन अडॉप्टेड शुड नॉट बी चेंज फ्रिक्वेंटली, या शुड नॉट बी फ्रिक्वेंटली चेंज। इसमें यही बताया गया कि जो आप मेथड्स, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ कर रहे हो, तो उसको ये नहीं कि आपने इस साल उस तरीके से बनाया, अगले साल मेथड चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक प्रॉपर एक ही सिस्टम से होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी prepared according to one common method so that the result derived by using such method are authentic and can help in decision making, and also it will be easier for making the results comparable for two different period। इससे क्या होगा, अगर आप एक मेथड फॉलो करके बनाओगे तो आप एक साल को दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हो, और जो आपका रिजल्ट रहेगा वो भी बिल्कुल मतलब एक्यूरेट रहेगा, करेक्ट रहेगा, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मेथड वंस अडॉप्टेड शुड नॉट बी मेड। For example, if straight line method is followed for charging depreciation, then this method should be followed in future also। तो इसमें यही बताया गया कि अगर आप depreciation के लिए straight line या fixed method यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको हमेशा follow करना चाहिए। This however does not mean that for the purpose of uniformity we cannot change and adopt new techniques and method। अब बोला है कि हम सिर्फ इसलिए भी ये नहीं कि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो हम अपने मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते। द न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड बट ऑन अ कंटिन्यूस एंड रेगुलर बेसिस। मतलब फिर अगर आप नई टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो फिर आप उसको फिर रेगुलर में यूज़ करो। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मेथड्स एंड टेक्निक विल अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। से क्या होगा, आज आपने इस मेथड से किया, अगले साल दूसरे, फिर अगले साल तीसरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर उसको फिर लंबे समय तक यूज़ करो, तो इससे क्या होगा, नहीं तो आपके जो प्रॉफिट लॉस वगैरह है वो गलत शो होंगे। देखिए यहाँ पे आपको बोनस लर्निंग में बॉक्स दिया हुआ है। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। दो होता है, कॉस्ट होता है मतलब आप जितने में आपको पड़ा है, और मार्केट प्राइस मतलब उसकी अभी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, विच एवर इज लेस। मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे लेते हैं, कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम हो उसमें लिया जाता है। इट इज थर्ड्स पॉसिबल दैट द स्टॉक may be valued in some years if cost is less and in some years at market price is low, but this does not mean that this change violates the principle of valuation because the principle of consistency is being followed। अब इससे हमारे प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं। मतलब हम क्या होता है कि मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी कम होती है उसी को हम कॉस्ट मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मानते हैं। If the business makes changes in valuation method
और इन प्रैक्टिस देन इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज द रीज़न फॉर चेंज। और अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो, टेक्निक चेंज कर रहे हो कैलकुलेशन की, तो आप उसको प्रॉपर लिखोगे कि क्यों हम चेंज कर रहे हैं, क्या रीजंस है हमारे, उसको आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। Accrual assumption. The accrual assumption is most fundamental principle of accounting, which requires recording revenue when they are earned and not when they are received in cash. इसमें ये बताया गया है accrual assumptions में कि जब आपको मतलब कहीं से मनी मिल रहा है, भले आपको कैश में नहीं मिल रहा लेकिन आपको कहीं से मिलना है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। एंड रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इंकर्ड एंड नॉट व्हेन दे आर पेड। और एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड कर दो जैसे वो हुए हैं, ये नहीं कि आपको जब आप पैसों में दोगे या पे करोगे तब उसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे मैंने बताया आपको सैलरी देनी थी इस महीने की, आपने अभी तक उसको दी नहीं है, तो लेकिन खर्चा तो है ना, तो हम उसको खर्चे के तौर पर शो करेंगे। आपको कहीं से इनकम मिलनी थी, मिली नहीं है, तो आप उसको शो करोगे भले आपको वो बाद में मिले। Thus, accrual concept requires that income and expenses must be recognized in accounting period to which they relate rather on cash basis। मतलब इसमें इसका मोटिव क्या होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का, कि हमें जब भी इनकम एक्सपेंसेस जो उस साल की हो रही है उसे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे हमको पता तो चले कि वो इस साल का है, कितना एक्सपेंसेस है, कितने हमारे इनकम है। भले वो हमें कैश में ना मिले या हमने उसको कैश में नहीं पे किया, लेकिन इस साल के तो वो हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब नेचर क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्पेसिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड अदर इवेंट्स सो एज टू हाउ दे आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, मेजर्ड एंड प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको प्रिंसिपल्स यही बताते हैं कि आपको ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करने हैं, कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना है, उसे कैसे मेजर करना है। इट मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल। इससे क्या होगा, आप एक साल से दूसरे साल के रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ आपसे कुछ गलती हो रही है। इट प्रोवाइड्स एन एलिमेंट ऑफ चॉइस टू डील विद सर्टेन इश्यूज ऑफ अकाउंटिंग। इससे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा कि आपको कैसे उसको सही करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन इंडिया ट्रांजेक्शन्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल एजम्पशन। जो आपके इंडिया में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से होते हैं। अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कल पढ़ेंगे।